3 नवंबर से 10 नवंबर तक पहली बार फर्स्ट दीपावली मेला हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। और वो भी मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दीपावली मेला होगा, जो नए अपने पद चिन्ह छोड़ के जाएगा इस बार। और दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक आयोजित किया, वो विश्व का सबसे बड़ा मेला बना, क्योंकि 17 लाख के लगभग जो है उसमें हमारी दर्शक आए और 40 से ज़्यादा देशों का उसमें सहभागिता रही। और इसी समय G20 चल रहा था, तो G20 का भी वहाँ में कार्यक्रम करने का मौका मिला। हरियाणा का पहला कार्यक्रम हमने G20 का सूरजकुंड मेले पे किया। इसके बाद G20 का दूसरा कार्यक्रम हमको मिलने का हुआ, उनका लंच का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। तो पहले हम अपने सुल्तानपुर जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ लेके गए, फिर प्रतापगढ़ फार्म पर लेके हमने वहाँ उनका दोपहर के भोजन का आयोजन किया। तो हरियाणा को इसमें भी एक अपना माइल स्टोन तय करने का मौका मिला। तीसरा प्रोग्राम 30 अप्रैल को हमने पिंजौर गार्डन पर उनका फिर हमने डिनर होस्ट किया मुख्यमंत्री जी की तरफ से। और एक बड़ा वो एक हरियाणा की अपनी छाप उनके ऊपर छूटी, कला की, संस्कृति की, हमारे सब उसकी। तो एक ये उपलब्धि रही। इसके बाद हमने 6, 7, 8 तारीख को, 7, 8, 9 पिछले महीने जून में हमने जो जुलाई में 7, 8, 9 जुलाई को हमने मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया। तो अभी तक तो 2 दिन का मैंगो का फेस्टिवल हम हर साल करते थे, लेकिन इस बार हमने उसकी अवधि 2 दिन की जगह 1 दिन बढ़ा दी, 3 दिन की कर। वो एक हमारा जो है उसमें कोई 500-700 के लगभग, बहुत ज़्यादा काउंटिंग तो मैंने नहीं की, लेकिन वो इतनी वेराइटियाँ आई। और ये पहली बार सबको पता लगा कि हिंदुस्तान में आम की इतनी वेराइटियाँ होती हैं। तो हम लोग तो 5-7 वेराइटियाँ जो मार्केट में आती नहीं को जानते हैं, लेकिन वैसी ऐसी 400 से ऊपर जो है वेराइटियाँ उसके अंदर आई। तो वो इतनी सारी थी और वो हमने अलग अलग लोग आए उस दिन, मतलब बहुत हमारा भव्य आयोजन वो मैंगो फेस्टिवल का। जिस दिन हमारा ये 19 फरवरी को सूरजकुंड मेले का समापन था, उस दिन चेयरमैन के नाते मुख्यमंत्री जी से मैंने सलाह करने के बाद घोषणा की कि ये हमारा एक ऐसा वेन्यू है सूरजकुंड का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अपनी पहचान बना चुका है, तो क्यों ना इसमें हम एक और आयोजन करें। तो वो आयोजन हमने तय किया। मुख्यमंत्री जी ने फिर उसकी विधिवत घोषणा विधानसभा के पिछले सत्र में की। इसी तरीके से, क्योंकि मैं तीज का महोत्सव पहले भी 2-3 बार मना चुका हूँ, आप सब लोगों को लगभग जानकारी है। अदिति फार्म पे भी पहले मनाया, इसके बाद पिछले बार बाल भवन में भी मनाया, फिर 2-3 साल कोविड का समय चला गया था तो नहीं मना पाए थे। तो इस बार ये तय किया कि यहाँ पर इस बार फिर हम इसको मनाते हैं, तो इसको हरियाणा टूरिज्म की तरफ से इसको आयोजित करते हैं। तो पहली बार हरियाणा टूरिज्म तीज महोत्सव मना रहा है, उसकी शुरुआत रेवाड़ी में होने जा रही है। और 19 तारीख को हमने ये शाम को 4 बजे से लेके और 8-9 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसका हरियाणा कला परिषद की तरफ से जो है हमने आग्रह किया था हमारे, हाँ जी, कला संस्कृति क्या नाम है इसका, गजेंद्र फोगाट जी। गजेंद्र फोगाट जी को मैंने निवेदन किया, वो मेरे परिवार की तरह, छोटे भाई की तरह भी है। तो मैंने उसको कहा, तो उसने कहा कि आप गुरु जी कहोगे तो मैं निश्चित तौर पे आऊँगा और मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। तो 1-1.25 घंटे की उनकी परफॉर्मेंस होगी। एक कला संस्कृति में जो हमारे शहर के बच्चे हैं, हमारे ज़िले के बच्चे हैं, वो लोग करते रहते हैं, तो उनको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा मंच मिले कि जहाँ वो अपनी कला को, अपनी संस्कृति की छटा बिखेर सकें। तो ये प्रयास भी था। तो उन लोगों को भी 1-1.25 घंटे का कार्यक्रम उनका रखा है। तीसरा, हमारे गाँव की हमारी बहनें हैं, जिनकी प्रतिभा गाँव तक ही सिमट के रह जाती है शादी में, विवाह में, तो वो भी हमने सोचा कि उनको भी ऐसा मंच हम प्रदान करें तीज महोत्सव के नाते, कि वो भी एक अपनी कला को यहाँ प्रदर्शित कर सके। तो 1 आध घंटे का कार्यक्रम हमने उन बहनों का भी रखा है। तो ये 3 घंटे का लगभग का हमारा कल्चरल प्रोग्राम का ये आयोजन रहेगा वहाँ पर। और ये नया एक रेवाड़ी के अंदर इस तरीके का आयोजन होगा, क्योंकि उस दिन गवर्नर साहब को भी मैंने आग्रह किया था, पर गवर्नर साहब खुद राजभवन में कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी राज्य स्तरीय पानीपत में कर रहे हैं। फिर मैंने हमारी स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री है, उनको भी मैंने किसी के थ्रू बात कराई, तो वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो हमारी बदायूं की सांसद हैं डॉक्टर संघमित्रा जी, उनको मैंने, क्योंकि अभी मैं महाजनसंपर्क अभियान के लोकसभा के प्रवास पर था, तब मेरा परिचय उनसे लोकसभा में भी गया था बदायूं। तो उन्होंने कहा भाई होंगी, आपने मुझे याद किया है, तो वो हमारी मुख्य अतिथि होंगी। और हरियाणा भाजपा की तरफ से भी हमने इनकी, ये भी तीज महोत्सव मनाते थे, तो इनको भी मैंने प्रदेश अध्यक्ष को आग्रह किया कि ये भी आप सब लोग यहाँ पर भागीदार बनेंगे तो इसमें और 4 चांद लगेंगे। तो हरियाणा प्रदेश महिला मोर्चे की जो हमारी अध्यक्ष है सुनीता दागी जी ने आज वर्चुअली मीटिंग करके उन्होंने अपने 7 जिले की बहनों को कहा है कि आपको सबको इस कार्यक्रम में, क्योंकि जो रेवाड़ी के नजदीक के 7 जिले है, महेंद्रगढ़ है, दादी है, भिवाड़ी है, रोहतक है, झज्जर है, गुड़गांव है, नूह है, फरीदाबाद है। तो ये 7-8 जिलों की बहनों को भी उन्होंने आज वर्चुअल मीटिंग करके कहा है। और इसमें भी हमारी राष्ट्रीय महामंत्री है, वो भी इस तरीके का एक ये हरियाणा के स्तरीय एक सम्मेलन पहली बार करने जा रहा है। तो इसमें सब, मैं आप सब लोगों को भी, सब परिवार की हमारी बहनें, बहुएं,
और परिवार की महिलाएं आएँ, उनको भी मैं आप लोगों के माध्यम से जो है आमंत्रित करूँगा कि सब लोग आएँ। और एक राजनीतिक लोग हैं और राजनीतिक चीज़ें तो चलती रहती हैं, उससे हट के भी दूर कुछ नया भी होना चाहिए। आशा विश्वास के साथ ये आयोजन कर रहा हूँ, उसमें आप सब लोगों की मेरे प्रति प्यार पहले भी रहा है। इसमें और आयोजन को जितना ज़्यादा आपके माध्यम से दूर दूर तक पहुँचाने का काम होगा, तो ये इसमें चार चांद लगेगी, सबकी सहभागिता होगी, शहर का नाम होगा, प्रदेश भर के अंदर एक मैसेज जाएगा। तो सर दरख्वास्त करूंगा कि क्वेश्चन आंसर का आवाज शुरू किया जाएगा, तो एक एक करके अपने प्रश्न कृपा रखिए। देखिए, ऐसा है कि कम नहीं हो रहा है, वो जानकारी आपकी अधूरी है। जब ये हरियाणा टूरिज्म के हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बने थे, उस समय पर इतनी ज़्यादा होटल इंडस्ट्री नहीं थी, तो इसलिए अब यही आप सेट पाइपर में बैठे हैं, इसी सेट पाइपर में ये शहर के बीच में था, इससे प्राइम लोकेलिटी क्या होगी। लेकिन आज जगह जगह रेस्टोरेंट, जगह जगह होटल, जगह जगह खुल गए हैं। तो एक सरकारी सिस्टम है, सरकारी सिस्टम की अपनी, अब हम लोगों के जो रेट है वो फिक्स है। अब यहाँ दूसरे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएंगे तो उनके रूम का उन्होंने डिसाइड करना है। उनका रूम नहीं लग रहा है तो उन्होंने यदि 1500 रुपये रेट रखा हुआ है तो 1200 में दे देंगे, 1100 में दे देंगे, खाली ना रहे चल कुछ आएगा। हम लोग क्या इस सिस्टम में कर नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टी प्रॉफिट में है। दूसरा हमारा क्या है कि हमारे यहाँ क्योंकि ये सरकारी सिस्टम है, अब हम लोग, मैं खुद भी अपना बैंकेट हाल चलाता हूँ, हमारे यहाँ सैलरी 18,000 20,000 रुपये हम देते हैं, नए लड़के मिल जाते हैं। हमारे यहाँ स्टाफ भी करते हुए इतने सालों से है, तो उनकी क्षमता का भी सवाल है। फिर हम सरकारी सिस्टम के अंदर उनके तनख्वाहों का भी है, तो वो भी हमारे यहाँ जितना बर्डन हमारी तनख्वाहों का, हमारे स्टाफ का रहता है, पूरा पूरा डिपार्टमेंट हमारा चलता है, तो हमारा रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, लेकिन सरकारी सेक्टर के कारण से होता है। और स्वाभाविक भी है कि सरकार की उन्हीं की रोजी रोटी के लिए सरकार ने ये तय किया था कि कम से कम हरियाणा के लोगों को रोजगार मिले, वो सर्विस दे सके। तो ऐसा नहीं है कि हमने आयाम स्थापित किए हैं, और बहुत सारी जगह है, एक एक दिन के अंदर सूरजकुंड जो हमारी जगह है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। हमारा तिलियार है, हमारा पिंजौर है, हमारा रेड बिशप है, मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ हम लोगों के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। और बहुत बड़ा घाटा भी नहीं है, छोटा मोटा ये क्योंकि 2-3 साल जो कोविड के निकले, कोविड के कारण से सारा सिस्टम पूरे देश का, दुनिया का चकरा गया, उसके कारण से हो गया। तो कुछ हम लोगों ने नई योजनाएं लेके आए चेयरमैन बनने के बाद, बोर्ड के अंदर भी मैंने लेके आए कि जैसे थोड़ी देर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर जंगल बबलर है हमारा। अब जंगल बबलर इतना बड़ा हमारे पास फरमाइशेज है, लेकिन वो कई पार्किंग के कारण से वो सारा हम उसको डेवलप कर रहे हैं। बोर्ड के अंदर हम लेके आए कि भाई ऐसी जगहों को हम किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दें, उनको लीज के ऊपर दे दें हम, तो हमको किराया आता रहेगा, और वो वहाँ पर अपना कुछ खड़ा करके कोई विवाह समारोह स्थल बनाए, कोई पार्टी मीटिंग का बनाए। तो इस तरीके का जगह जगह जहाँ हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है उनके लिए हमने योजना बनाई है, और उसका आने वाले समय के अंदर दूसरा हम लोगों ने किया है कि मैं चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलकर आया था कि जितनी भी सरकार की पार्टियां होती है, मीटिंग होती है, वो बजाय प्राइवेट होटल के अंदर होने के, वो हरियाणा टूरिज्म के हमारे जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर हो। अभी हमने नॉर्थ ईस्ट को, जो हमारी 7 बहनें कहलाती थी, 8 बहनें कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट के साथ हमने अपना कल्चरल पार्टनर उनको बनाया है। उनके यहाँ के गेस्ट हमारे यहाँ के रुकेंगे, हमारे यहाँ वाले जाके वहाँ रुकेंगे, उनके साथ हमने टाई अप किया है। हमने लेटर लिखा है पंजाब रोडवेज को, हमने लेटर लिखा है हिमाचल रोडवेज को कि उनकी जो बसें हैं, वो बसें जहाँ ये प्राइवेट ढाबों पे वहाँ रुकती हैं, वो सरकारी बसें जितनी भी आके वो हमारे जहाँ भी हाईवे पर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर रुकें। तो ये सारी चीज़ें चेयरमैन बनने के बाद मैंने इनको गति दी है, और इसके परिणाम, सार्थक परिणाम कुछ आने शुरू हुए हैं, लेकिन समय लगता है इन सब चीज़ों को अमली जामा पहनाने में भी, इम्प्लीमेंट होने में भी। और अभी 5-6 महीने मुझे चेयरमैन बने हुए हैं, तो आने वाले समय के अंदर ये फिर अपना जो गौरव रहा है हरियाणा टूरिज्म का, उसको निश्चित तौर पर प्राप्त करेगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि हरियाणा रोडवेज और हरियाणा टूरिज्म ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस है। तो दोनों की समय के साथ, कॉम्पिटिशन के साथ उतना वो नहीं रहेगा जितना पहले था, लेकिन हरियाणा टूरिज्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं, और आने वाले समय में नई छटा के साथ आपको नजर आएगा। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। तो तहसीलों में आज भी भ्रष्टाचार है। तहसीलदार के पास जाएंगे, रजिस्ट्री कराने जाए तो कहेंगे पहले तहसीलदार से मार्क करा के लाओ, तहसीलदार भेज देता है आरसी के पास मार्क करा के लाओ। मार्क का सिस्टम क्या है? जो रजिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, सरकार ने ज़्यादातर सिस्टम ऑनलाइन किए, और ऑनलाइन करने के बाद आपको टोकन मिलता है, एक सिस्टम है। इसके बाद रजिस्ट्री का अधिकार भी दूसरे लोगों को भी सरकार देने जा रही है, दिया भी है। तो जितनी पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे डीएमए के अंदर भ्रष्टाचार है। और जितना पिछले 1.5-2 साल के अंदर जितने लोगों को रेड हैंडेड पकड़ा गया होगा, अखबार में डाटा आया, एससीबी के चीफ आज हमारे डीजीपी बने हैं, उनके समय के जब से वो एससीबी के चीफ बने थे, कितने लोगों को रेड हैंडेड। और मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि जो रिश्वत मांगता है, क्योंकि हम लोग डरते हैं, हम लोग आगे नहीं आते, हम ही पैसे देके अपना काम कराते हैं। कोई 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 2 लगाने पड़ेंगे, ले दे के हम कर सकते हैं। इस मानसिकता को हमको ही बदलना पड़ेगा। जो ऐसे करप्ट लोग हैं उनको पकड़ने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। हमको, आप लोगों को शायद ध्यान है कि नहीं, मुझसे एक बार कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन ने मुझसे रिश्वत मांगी थी किसी मामले में, और मैंने उसको रेड हैंडेड, तो वो नहीं पकड़ा गया था, लेकिन जो मांगने आया था उसको रेड हैंडेड पकड़वाया। मैंने इस बात की चिंता नहीं की थी कि यदि कोई करप्ट आदमी इस तरह का काम कर रहा है, तो इस तरह के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जब तक आगे समाज नहीं आएगा, तब तक ये भ्रष्टाचारियों का मुंह इसी तरह से, जो खून इनके मुंह लगा हुआ है वो लगा रहेगा।
सरकार की एक अपनी लिमिटेशन है कि उनको जानकारी मिलेगी, वो तभी छापे डाल सकते हैं, तभी रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। मैं आप लोगों के माध्यम से निवेदन करूंगा। महोत्सव के साथ चुनाव प्रचार की भी शुरुआत कर रहे हैं। नहीं अमित जी, ऐसा है कि हम लोग 365 दिन लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं, सड़कों पर रहने वाले लोग हैं। आज तो हम सत्ता में हैं, लेकिन हम तो उस समय से हैं जब सत्ता में पार्टी नहीं थी, उस समय से लोगों के बीच में नहीं। तो हमारे लिए ये चुनाव की शुरुआत इसको ना कहो, इसको कोई जो है, ये तो प्योरली यदि मन की शुद्धता से आप पूछोगे तो इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये बहनों के लिए और चेयरमैन के नाते पहला मैं तीज महोत्सव यहाँ कर सकता था हरियाणा टूरिज्म का, कि 20 साल के बाद की मैं सोच रहा हूँ कि 20वां जब करेगा हरियाणा टूरिज्म, तो ये शुरुआत में किसने की थी? हम लोग, मैंने पता किया कि जब ये सूरजकुंड मेला 36वां लगा रहे हैं तो पहला किसने लगाया था, तो पता लगा कि हमारे के मिश्रा जी ACS होते थे टूरिज्म के, उन्होंने ये शुरू किया। तो मन को लगा कि भाई किसी ने शुरू किया था, तो ये मैं दीपावली मेला मेरे चेयरमैनशिप में शुरू हो रहा है और तीज महोत्सव हरियाणा टूरिज्म मेरे नेतृत्व के अंदर शुरू कर रहा है। तो ये 20-30 साल के बाद जो पीढ़ी होगी उसको प्रेरणा देने का काम करेगा, इतनी मेरी भावना है। इसके अंदर कोई राजनीतिक सोच नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं। आपकी भी एक दो जगह चाय पर गई हैं, और उसके अलावा रणदीप सिंह कापड़ीवाल जी भी कह रहे हैं कि मैं भी वापसी कर रहा हूँ भाजपा के अंदर। रेवाड़ी में एक टिकट के लिए फिर से पिछली बार की तरह। देखो भैया, मैं कभी आज तक जीवन में लाइन में नहीं लगा, ना लाइन में लगने का मेरा स्वभाव है। मैं तो जहाँ खड़ा होता हूँ उतना प्रसाद इसमें दे रखा, लाइन वहां से शुरू होती है। वो लगेगा पार्टी को मुझसे क्या काम लेना है, मुझसे कहना है भाई आरती को टिकट दे के आरती को लड़ा रहा है तो मैं आरती की जय जयकार कर लूंगा, पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। मुझे लगेगा रणदीप कापड़ीवाल जी आते हैं, उनको पार्टी टिकट देती है, मैं रणदीप भाई मेरे बड़े भाई है, मैं उनके लिए जय जयकार कर लूंगा। मुझे कोई संकोच नहीं है। पार्टी जिसको आगे लेके आएगी, मैं ना आज तक कोई पद मांगने गया हूँ, ना आज तक मैं टिकट मांगने गया हूँ, और ना मैं आगे जाने वाला हूँ। ये मेरा संकल्प। पार्टी ने जो निर्णय करना है अपना करेगी। वो कहेंगे यहाँ ये लड़ना है, पंच का लड़ना है, पंच का लड़ूंगा, राष्ट्रपति का कहेंगे राष्ट्रपति का लड़ूंगा, बीच में कोई कहेंगे वो लड़ूंगा। मैं पार्टी के बाहर जाने वाला नहीं हूँ, पार्टी की रीति नीति को मानने वाला। आपने कह दिया आपकी चुनाव लड़ेगी तो मैं साथ लगूंगा। मैं लगूंगा, पार्टी का जो आएगा मैं लगूंगा, मैं उससे बाहर नहीं हूँ बिल्कुल। मैं तो 4 बार कह रहा हूँ, जब पार्टी का निर्णय किसी के लिए भी होगा तो यदि मैं पार्टी का हूँ तो मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ? चेयरमैन साहब, यदि पार्टी आपको ही इलेक्शन के लिए नॉमिनेट कर दे तो लड़ूंगा ना। मैंने कहा पार्टी मुझे करेगी तो मैं कोई भागने वाला हूँ क्या? कुर्ते पजामे पहन रखे आजकल तो मोटे भी चुनाव लड़ने लग गए, तो मैंने तो कुर्ते पजामे 42 मुझसे सीनियर कौन है रेवाड़ी के अंदर? आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। राव वीरेंद्र सिंह की सरकार इस वजह से गिर गई थी कि उन्होंने उनके पिता अभय सिंह को साथ नहीं रखा था। यही गलती राव इंद्रजीत सिंह ने की, यहाँ के विधायकों को साथ नहीं रखा। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कप्तान साहब की बात को मैं बहुत सीरियस नहीं। कप्तान साहब अपने तरीके से अपनी राजनीति करते हैं। वो भाग्य के इतने धनी हैं कि वो 6-6 बार जो है वो यहाँ से विधायक बन गए, अब 7वीं बार बेटा बन गया। तो वो क्या बोलेंगे, उनकी बात का कोई वो नहीं है। और इतना है कि भाई आगे भी ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वो अपना लगे रहे। एक मंच पर वो मेरे साथ साझा कर रहे थे, मैंने उनको किसी बात का वो जवाब दिया, वो मेरे साथ गुस्से में आके कहने लगे कि तुमको पता नहीं तुम कैसे कह रहे हो, मेरे तो 5 लाख वोट आए थे। तो मैंने हाथ जोड़ के फिर ईश्वर से उनके सामने प्रार्थना की कि भगवान फिर ये पार्लियामेंट लड़े और इनके 5 लाख वोट फिर आए। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ 5 और फालतू आए। तो राव कप्तान साहब का अपना है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अपने विचार रखते हैं, उनके विचार है। राव इंद्रजीत सिंह यहाँ के विधायकों को साथ नहीं रखा। भाई वो तो ये राव इंद्रजीत साहब सोचे, कप्तान साहब के बेटे को साथ रख लेंगे तो शायद जो है गलती राव साहब ने की होगी जो कप्तान साहब कर रहे हैं। अब राव इंद्रजीत गलती नहीं करेंगे, राव इंद्रजीत साहब को मौका लग जाएगा, इनका आशीर्वाद मिलने से शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये उनको सोचना क्या करना है, मेरा विषय नहीं है। भाजपा अगर आपको टिकट देती है तो क्या राव के पास आप समर्थन लेने जाएंगे? देखिए, कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं होता है। जो आपसे पूछ रहा है इस विषय पर, मैंने अपने मन की भावना उनको अकेले में बताई थी और वो सार्वजनिक मुझसे कराना चाहते हैं, तो ये उनकी चालाकी चतुराई है। ये उनका, ये कुछ बातें यदि मैं आपके साथ मित्रता में कर रहा हूँ उसको सार्वजनिक कराना चाहेंगे तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये समय आने पर। चेयरमैन साहब, कापड़ी साहब कहते हैं कि भी राव साहब और कैप्टन साहब में नूरा कुश्ती चल रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? कप्तान रणधीर भाई की बात का तो वही जवाब दे सकते हैं। अब नूरा कुश्ती, उनको नूरा कुश्ती दिखा रही, पर नूरा कुश्ती क्यों करेंगे? नूरा कुश्ती का वो कांग्रेस के नेता है, राव साहब बीजेपी के नेता है, नूरा कुश्ती की जरूरत कहाँ है? वो भी चुनाव लड़ेंगे, उनको पार्टी टिकट देगी तो राव साहब को पार्टी टिकट देगी तो राव साहब लड़ेंगे, और जो दोनों प्रतिद्वंदी होंगे वो आपस में नूरा कुश्ती का कोई कारण नहीं बनता ना। तो तीसरा आके नूरा कुश्ती की बात समझ में आता है। कप्तान साहब का ये कहना ठीक नहीं है कि कप्तान साहब या रणधीर भाई का ये कहना ठीक नहीं है कि भाई नूरा कुश्ती है। दोनों पार्टी के नेता, दोनों पार्टी के कैंडिडेट पिछली बार भी रहे थे, तो दोनों जीतना चाहेंगे। जनता का है, मतदाता किसको जिताता है, तो नूरा कुश्ती का इसके अंदर कोई वो नहीं है। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। टिकट बंटवारे में कुछ गड़बड़ होगी, इस वजह से कुछ सीटें हम गंवा बैठे, वरना तो हम वो हमारे पार्टी ने किसके सामने माना?
ये बातें आई जी आपके सर्वे में आई, आपके नेता ने कहा है, बयान पार्टी दिए के हैं। निर्णय सर्वमान्य होते हैं। तो टिकट बंटवारे में कोई गड़बड़ नहीं ऐसा होती है कि जो भी गड़बड़ होती है, जब जो निर्णय करने वाले थे उस समय की परिस्थितियों को देख के, उस समय की स्थिति को देख के जो निर्णय करते हैं, अपने हिसाब से निर्णय नहीं करते जी। अब वो जनता बताती है कि निर्णय ठीक था या निर्णय नहीं था, लेकिन निर्णय करने वाला अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से निर्णय ठीक करते हैं। उस समय के निर्णय करने वालों ने भी वो निर्णय अपने हिसाब से ठीक किया। तो चेयरमैन साहब, क्या इस बार निर्णय सही लिया जाएगा पार्टी की ओर से? अब ये मैं निर्णय करने वाले जब बैठेंगे तो वो निर्णय करेंगे, मैं कैसे बताऊंगी? ये इसका सवाल मेरे से आपके। देखिए, शब्दों की मर्यादा राजनीति में हर एक को रखना चाहिए। शब्दों की मर्यादा किसी को भी नहीं होना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला चाहे हमारे विरोधी पार्टी के हों, पर बहुत सीनियर नेता है, मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आजकल वो MP हैं राज्यसभा के। तो सबको, सुरजेवाला के लिए नहीं, सबके लिए ही है कि राजनीति के अंदर हम लोग हैं, तो शब्दों की मर्यादा और एक दूसरे के प्रति सम्मान, ये दो चीजें निश्चित तौर पर होना चाहिए। मैं 40-42 साल की राजनीति के अंदर मैंने कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी के लिए यदि मैंने कोई बात भी कही होगी तो सम्मानजनक तरीके से कही होगी। वो सम्मान राजनीति के अंदर रहना चाहिए, हर एक को उसका की पालना करना है। विरोधी हो सकते हैं, लेकिन किसी को अमर्यादित भाषा का प्रयोग, असंवैधानिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चेयरमैन साहब, पर्यटन निगम में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए निगम की ओर से कोई नीति सरकार की ओर से बनाई गई हो? देखिए, ये तो समय समय पर चलता रहता है। ये तो जो भी सरकार के नियम है उसके तहत जो कुछ भी योजनाएं होती है कर्मचारियों की, क्योंकि कर्मचारी ही रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी संस्थान को चलाने के लिए। तो हरियाणा पर्यटन निगम के कर्मचारी अधिकारी भी हमारे रीढ़ की हड्डी है, तो जो भी उनके वेलफेयर के लिए होता है उसके हिसाब से। तो उनकी लंबित जो मांगे हैं वो कब तक पूरी हो जाएंगी? कोई ऐसी लंबित मांग मेरे पास तो नहीं है कि लंबित मांगे हैं, छोटी मोटी चलती रहती है। एसोसिएशन अपनी बात रखती रहती है, जो मानने की बातें होती है वो मान लेते हैं, जो नहीं मानने की होती है तो समझा देते हैं कि इस बात मानी जाएगी, आगे समय आएगा। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज़ वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। इसके बाद भी 3 साल होने के बाद गंगा जमुना में इतना पानी फैल गया, वो बार बार कभी जयचंद, कभी इनामी जयचंद कहते रहे, तो उनको भी छोटा भाई समझ के इन बातों से ऊपर, क्योंकि वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इतनी बार सांसद बन गए, केंद्र में इतनी बार मंत्री बन गए, प्रदेश में बन गए, इतनी छोटी बातों से उनको रात गई बात गई, तो बात को भूलना चाहिए था उनको, लेकिन वो गाये बजाय इन सब बातों को रखते, और हम लोगों ने भी जीवन संगठन में लगाया, संगठन को हमारी भी उपयोगिता का पता। तो ये सब बातें समय के साथ ठीक हो जाती है, कोई बात नहीं। आज भी वो मेरे नेता हैं, आज भी मेरे पार्टी के मंत्री हैं, आज भी मेरे सांसद हैं, उनके मान में सम्मान में कभी कोई कमी आने का कारण नहीं है, मेरी तरफ से कभी कमी नहीं आ सकती। उसके अलावा रणदीप सिंह कापड़ीवाल जी भी कह रहे हैं कि मैं भी वापसी कर रहा हूँ भाजपा के अंदर, रेवाड़ी में टिकट के लिए फिर से पिछली बार की तरह। देखो भैया, मैं कभी आज तक जीवन में लाइन में नहीं लगा, ना लाइन में लगने का मेरा स्वभाव है। मैं तो जहाँ खड़ा होता हूँ उतना पुरुषार्थ ईश्वर दे रखा, लाइन वहाँ से शुरू होती है। वो लगेगा पार्टी को मुझसे क्या काम लेना है, मुझसे कहना है भाई आरती को टिकट दे के आरती को लड़ा रहा है तो मैं आरती की जय जयकार कर लूँगा, पार्टी का पक्का सिपाही हूँ। मुझे लगेगा रणधीर कापड़ीवाल जी आते हैं, उनको पार्टी टिकट देती है, मैं रणधीर भाई मेरे बड़े भाई है, मैं उनके लिए जय जयकार कर लूँगा। मुझे कोई संकोच नहीं है, पार्टी जिसको आगे लेके आएगी। मैं ना आज तक कोई पद मांगने गया हूँ, ना आज तक मैं टिकट मांगने गया हूँ, और ना मैं आगे जाने वाला हूँ। ये मेरा संकल्प। पार्टी ने जो निर्णय करना है अपना करेगी। वो कहेंगे यहाँ ये लड़ना है, पंच का लड़ना है, पंच का लड़ूंगा, राष्ट्रपति का कहेंगे राष्ट्रपति का लड़ूंगा, बीच में कोई कहेंगे वो लड़ूंगा। मैं पार्टी के बाहर जाने वाला नहीं हूँ, पार्टी की रीति नीति को मानने वाला। आपने कह दिया कि चुनाव लड़ेगी तो मैं साथ लड़ूंगा। मैं लगूंगा, पार्टी का जो आएगा मैं लगूंगा, मैं उससे बाहर नहीं हूँ बिल्कुल। मैं तो 4 बार कहा पार्टी मुझे करेगी तो मैं कोई भागने वाला हूँ क्या? कुर्ते पजामे पहन रखे, आजकल तो मोटे भी चुनाव लड़ने लगे हैं, तो मैंने तो कुर्ते पजामे पहन के 42 मुझसे सीनियर कौन है रेवाड़ी के अंदर। कप्तान साहब की बात को मैं बहुत सीरियस नहीं लेता। कप्तान साहब अपने तरीके से अपनी राजनीति करते हैं, और वो भाग्य के इतने धनी हैं कि वो 6 बार जो है वो यहाँ से विधायक बन गए, अब 7वीं बार बेटा बन गया, तो वो क्या बोलेंगे, उनकी बात का कोई वो नहीं है। और इतना है कि भाई आगे भी ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, वो अपना लगे रहे। एक मंच पर वो मेरे साथ साझा कर रहे थे, मैंने उनको किसी बात का वो जवाब दिया, वो मेरे साथ गुस्से में आके कहने लगे कि तुमको पता नहीं तुम कैसे कह रहे हो, मेरे तो 5 लाख वोट आए थे। तो मैंने हाथ जोड़ के फिर ईश्वर से उनके सामने प्रार्थना की कि भगवान फिर ये पार्लियामेंट लड़े और इनके 5 लाख वोट फिर आए। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ 5 और फालतू आए। तो कप्तान साहब का अपना है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो अपने विचार रखते हैं, उनके विचार हैं। उन्होंने तो कहा राव इंद्रजीत सिंह यहाँ के विधायकों को साथ नहीं रख सके। भाई वो तो ये राव इंद्रजीत साहब सोचे कि कप्तान साहब के बेटे को साथ रख लेंगे तो शायद जो है गलती राव साहब ने की होगी, जो कप्तान साहब कह रहे हैं। अब राव इंद्रजीत गलती नहीं करेंगे तो राव इंद्रजीत साहब को मौका लग जाएगा, इनका आशीर्वाद मिलने से शायद वो मुख्यमंत्री बन जाए।